नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि में नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट, बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। हम लोग पिछले वीडियो में घटना चक्र के राजनीति शास्त्र से मूल अधिकार चैप्टर मूल अधिकार से कुछ प्रश्न हल किए थे। तो आज फिर वही चैप्टर हमारा रहेगा मूल अधिकार, और मूल अधिकार से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो ए है समानता के अधिकार से, बी है संपत्ति के अधिकार से, सी है धर्म की स्वतंत्रता से, डी है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ ए दिया है बौद्ध को, बी दिया है जैनों को, सी दिया है पारसियों को, और डी दिया है सिखों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पारसियों को। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये है सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी सदाचार, और डी मानवतावाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मानववाद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो एक में है लोक व्यवस्था, 2 में है राष्ट्रीय सुरक्षा, 3 में है शिक्षा, 4 में है सदाचार, और 5 में है स्वास्थ्य, और 6 में है धर्मनिरपेक्षता। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 1, उसके बाद से 4 और 5। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 4, 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हमारा हो जाएगा ये अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, बी अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, सी अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, डी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रश्न 81 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ मानव के दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23, अब यहाँ है बी में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, डी है शिक्षा संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 31। अब इसमें कौन से जो है सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षा संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 31 तथा प्रशासन करने का अधिकार। देखिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 दिया है जो गलत है। ठीक है। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। ठीक है। यह अनुच्छेद 30 के लिए है, अनुच्छेद 31 के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी में अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है भारतीय संविधान का जो है अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो नीचे दिए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनना है। तो ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें सी है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान
मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। डी है धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ए है भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी मंत्रिमंडल। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो ये है संसद को, बी है राष्ट्रपति को, सी है न्यायपालिका को, डी प्रधानमंत्री को। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायपालिका को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो यहाँ जो है ऑप्शन ए संसद, बी महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय और डी है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ है कि के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बी है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सी है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। अब है डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये है संवैधानिक अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है सांविधिक अधिकार, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यहाँ है ए में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार और सी समानता का अधिकार और डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट ए है, ए तथा आर दोनों ही सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला है कि ए तथा आर दोनों ही सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ए में है अनुच्छेद 32। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो यह है परमादेश, बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण और डी प्रतिषेध। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ए है परमादेश, बी है अधिकार परीक्षा और सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी प्रतिषेध। तो इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्पश्चात तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद जो है
44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता था। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रिट हो गई। उल्लेखनीय है कि जहाँ उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरेरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा हैबियस कॉर्पस। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, इसमें दिया है ए पहला पूर्णतया सूचित कीजिए, 2 किस अधिकार से। अब हम चलते हैं आगे दिया है सी प्रतिषेध, 3 में दिया है हम आदेश देते हैं, और डी उत्प्रेषण, 4 में दिया हमें शरीर चाहिए, और ई है अधिकार परीक्षा, यह जो है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 5, डी का 1 और ई का 2। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं चुना है कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव दी बॉडी ऑफ, बी है परमादेश, वी कमांड, सी है प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, डी है अधिकार परीक्षा, वाई वाइट अथॉरिटी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यह जो है सुमेलित नहीं है। टू वी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रीट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध रीट के लिए। ठीक है, शेष सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ए है प्रतिषेध, बी है परमादेश, सी है उत्प्रेषण, डी है अधिकार परीक्षा, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, उत्प्रेषण रीट में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। ठीक है। इस रीट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है, अतः इसका उपयुक्त उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने विकल्प डी को ही सही माना था, लेकिन इसका उपयुक्त उत्तर जो है ई होगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करें जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, तो उस रीट यानी उस याचिका को क्या कहा जाता है? तो यहाँ दिया है हैबियस कॉर्पस, बी है मैंडमस, सी है प्रोहिबिशन, और डी है को वारंटो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैंडमस, ऑप्शन बी मैंडमस। अगला प्रश्न है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ए है उत्प्रेषण लेख, बी है परमादेश, सी है अधिकार परीक्षा, डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी परमादेश। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कैसे मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के 2, बी के 4, सी के 3, डी के 1। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा बी जो है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारा बी का हो जाएगा, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में है। गिरफ्तारी एवं, तो ये 23 में नहीं बल्कि 22 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसको चलिए हम मिलान करते हैं, देखते हैं कौन सा हो जाएगा आंसर। तो इसको मिलान करना है, तो कैसे मिलान करेंगे? 3, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2। यानी उपाधियों का निषेध जो है अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता हो जाएगा अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यकों की भाषा जो है अनुच्छेद 29, और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो इस प्रकार से ये हमारा मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर किस में जाएगा देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। ठीक है।
हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम आपसे विदा लेते हैं और साथ ही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं साथ ही इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। तो अब हम चलते हैं। जय हिंद।